ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो अब सबसे पहले वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपका पूरा लीगल रीजनिंग 158 पेज का मॉड्यूल है बेटा। 158 पेज में आपका पूरा पोर्शन एंड हो जाता है, करेक्ट है, जिसके अंदर हमने कंपनीज में, अगर मैं बात कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कंपनी देखा, व्हाट इज अ कंपनी देखा, और कंपनीज का सेक्शन 1 देखा, करेक्ट है। अब मैं बता रहा हूँ कि कंपनीज के कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है ना बात, जो आपने थोड़ा बहुत 12th में भी पढ़ा है, जो मुझे लगता है करेक्ट है। पहली बात, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। जब तक कंपनी रजिस्टर नहीं होता है, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, जब तक कंपनी का नोंदनी नहीं होता है, तब तक कंपनी एग्जिस्ट होता ही नहीं है। समझे मेरी बात, करेक्ट है। तो सबसे पहली बात क्या है, कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूं, करेक्ट है, ये देखना यहाँ पे, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, वी आर नेचुरल पर्सन, कंपनी इज ऑल्सो अ पर्सन, बराबर है, बट कंपनी कैन नॉट टॉक, स्पीक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयरफॉर इट इज आर्टिफिशियल। सर कंपनी को पर्सन क्यों बोलते हैं? जैसे हर एक पर्सन प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच सकता है, हर एक पर्सन बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, कोर्ट केस कर सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, वैसे कंपनी पर भी हो सकता है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदेगा, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेचेगा, कंपनी कोर्ट केस करेगा, कंपनी पर केस होगा, तो कंपनी के पास भी कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, तो वो पर्सन है, करेक्ट है बात। बट कंपनी हमारे जैसा नेचुरल नहीं है, तो हमने क्या बोला बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन। इज इट राइट? सेपरेट लीगल एंटिटी, ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, इसको हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद, कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। जो भी शेयर होल्डर पैसा दे रहे हैं, करेक्ट है बात, अगर शेयर्स का पैसा बाकी है तो वो लाएंगे, इसके बाद 1 रुपये लाने वाले नहीं है। कल उठकर जैसे अगर कल मैं येस बैंक का ओनर हूँ, मैं शेयर होल्डर हूँ, येस बैंक बंद हो गया, बोले मयूर अग्रवाल आ जाओ, आप कंपनी के मालिक हो, कंपनी के पास 2 लाख करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, आप 2 लाख करोड़ दे दो। मतलब कहाँ से दूँ भाई, 2 लाख करोड़ क्या, 2 लाख नहीं है मेरे पास। समझे मेरी बात? तो मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना मैंने शेयर्स का पैसा देने का वादा किया उतना मैं पैसा दूंगा, उसके बाद मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? उसके बाद कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर इज द कॉमन सील, बट नाउ डेज कॉमन सील इज ऑप्शनल, कॉमन सील इज ऑप्शनल। नाउ डेज एमडी और डायरेक्टर ने साइन किया, सीएस ने साइन किया, वो ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है, बट कुछ कुछ डॉक्यूमेंट में अभी भी कॉमन सील यूज किया जाता है, शेयर सर्टिफिकेट। समझे मेरी बात? उसके बाद कंपनी का एग्जिस्टेंस, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल मतलब एन नंबर ऑफ ईयर्स, परपेचुअल, करेक्ट है बात। दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, गर्मी हो या ठंडी हो, लोग मरे या आए, बर्थडे एनिवर्सरी, कंपनी चलता रहेगा। सही है कि नहीं? तो मैंने उस हिसाब से, जो पीपीटी दिख रहा है आपको डायग्राम में, ठीक है, वहाँ पे एक ट्री है, वो परपेचुअल है, उसके पत्ते झड़ेंगे, पत्ते आएंगे। पत्ते मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर, वो झड़ेंगे मतलब मर जाएंगे, पत्ते नहीं आएंगे, बट कंपनी चलता रहेगा। इसलिए टाटा ग्रुप पिछले 150 साल से, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से ज़्यादा, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? टाटा ग्रुप वॉज मेड बाय जीआरडी टाटा, करेक्ट है, जमशेदजी टाटा, वो तो चले गए बट कंपनी चल रही है ना, बराबर है। अंबानी इस वक्त धीरू भाई अंबानी, वो चले गए बट कंपनी तो चल रही है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी पर एग्जिस्टेंस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी का खुद का एसेट है, मेंबर का एसेट नहीं है। कंपनी की प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू शेयर होल्डर, अरे वो पार्टनरशिप्स में होता है। लोग क्या, मैंने आपको बोला था कि अगर 2 पार्टनर्स हैं, एक बार एक क्लाइंट था मेरा, मैंने बोला भी था कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। अब मैं एक बार उनके ऑफिस गया तो उधर एक पार्टनर बैठ के वो डायग्राम प्रिंट आउट निकल रहा है, कलर प्रिंट आउट, बोला था मैंने, कलर अलग अलग डायग्राम्स, बॉल का डायग्राम, डॉग का डायग्राम। बोला अंकल क्या कर रहे हैं सर आप ये? बोले वो मेरे बच्चे का असाइनमेंट है तो वो देना है मुझे, तो मैं इसलिए ऑफिस में आया प्रिंट निकालने के लिए। समझे मेरी बात? अब मैं बोला सर तो आप तो इतना दूर रहते हो, आपको वापस जाना है घर? हाँ बोले, तो बोला ये प्रिंटर तो आप घर के पास है। अरे बोले है ना इधर कलर प्रिंटर, 10-20 प्रिंट निकाल लेंगे, 200-300 बच जाएगा। बोला वाह। समझे मेरी बात? ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज माय पॉइंट, कंपनी का एसेट अलग, ओनर्स उसको हाथ नहीं लगा सकते, ओनर का एसेट अलग, कंपनी उसको हाथ नहीं लगा सकते। समझे मेरी बात को? कल उठकर अगर सोचो, मैंने आपको बोला था, आई रिमेंबर,
जो पहले इसमें थे, कि एग्जाम्पल के तौर पे इफ आई एम ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, आई सेड, याद आ रहा है, और मैं लॉन्ग ड्राइव पर हूं और बाजू वाली कार में कौन है? हाँ, अंबानी है, राइट। आलिया बिलिया क्या कुछ भी क्या बात कर रहे हैं, फालतू बातें करते हो। वो मेरे कार में है ना, मैं बाजू वाले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बाजू वाले कार में अंबानी, मैंने बोला था अंबानी को, मैं बोला सर 2 मिनट गाड़ी बाजू में लो, बोले उतर गए, बोले बोले मैंने आपको बोला था कि भाई दिस इज मयूर अग्रवाल, बोले यस आई हैव सीन योर यूट्यूब लेक्चर्स समझे मेरा? बोले सर इट्स माई ऑनर, यू नो मी, ओके। बोले बस लिटिल हेल्प, बोले आई वॉन्ट योर कार फॉर 2 hours, आई एम ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, तो मुझे आपकी कार चाहिए। बोले वो कार वैसे आपकी नहीं, वो मेरी है। अंबानी देख रहे हैं, बोला आई एम द शेयर होल्डर, और ये कार के जो 4 टायर्स है, वो टायर के पैसे मैंने दिए, तो उतरो आप। ऐसा नहीं कर सकते ना, कंपनी का एसेट अलग, मेंबर्स उसको यूज नहीं कर सकते। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? करेक्ट बात। सिमिलरली देखना, यहां से आपको समझेगा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल और नॉट ट्रांसफरेबल, इजीली ट्रांसफरेबल एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। विच कंपनी? पब्लिक कंपनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बेचने हैं, क्लिक ऑफ अ बटन, सेल। समझेगा मेरी बात? तो कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, एंड ओनरशिप इज बाय शेयर होल्डर, मैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पैसे का ओनर कौन है? कंपनी का शेयर होल्डर। कंपनी चला कौन रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझे मेरी बात? रिलायंस में पैसे मैंने लगाए, आई एम द ओनर, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अलग अलग लोग हैं जो मैनेजमेंट कर रहे हैं। समझे मेरी बात? तो ये पूरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहली बात, ओनरशिप ऑफ, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, करेक्ट है। अल्टीमेटली डायरेक्टर कौन अपॉइंट कर रहा है? शेयर होल्डर्स। पार्टनरशिप फर्म में मैनेजमेंट कौन करता है? पार्टनर्स। कैन द पार्टनर्स ऑल्सो अपॉइंट द मैनेजर? तो हम दोनों 2 फ्रेंड्स हैं, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे लगाए, हमने इसको एज अ मैनेजर अपॉइंट किया एग्जाम्पल, और ये बिजनेस देख रहा है, तो ओनर अलग, मैनेजर अलग, बराबर है क्या नहीं? कैन द पार्टनरशिप फर्म कैन बी मैनेज बाय अनदर मैनेजर? यस। फिर फर्क क्या हुआ कंपनी और पार्टनरशिप में? कंपनी में शेयर होल्डर्स ओनर है, वो लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, वो मैनेजर्स है। पार्टनरशिप फर्म में हम मैनेज कर रहे हैं, या फिर हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं, वो मैनेज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं, बट ओनरशिप और मैनेजमेंट की बात चल रही है, लाइबिलिटी की अलग बात है। व्हाट इज द डिफरेंस? आप बोलेंगे वो तो पार्टनरशिप एक्ट में, कंपनीज एक्ट, वो नहीं। वाई? ये दोनों सेम ही लग रहा है ना। रिपीट कर रहा मैं, मेरा सवाल ये है, कंपनी के ओनर कौन है? शेयर होल्डर्स। और कंपनी के मैनेजर्स कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बराबर है। पार्टनरशिप फर्म के ओनर कौन है? पार्टनर्स। कैन दे अपॉइंट अनदर मैनेजर? यस। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हुआ? अच्छा, कंपनी में कंपलसरी है, पार्टनरशिप में ऑप्शनल है। और कंपनी में जो ही शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर बन गया, वो भी हो सकता है। हाँ, वोटिंग करके मैं खुद को डायरेक्टर बनाऊंगा। इससे तो अंबानी डायरेक्टर है ना, वो खुद शेयर होल्डर है, अच्छे खासे शेयर्स है। फर्क यह है, भले पार्टनरशिप फर्म में मैनेजर को अपॉइंट किया, बट मैनेजर पार्टनर के डायरेक्शन पे काम करेगा, और कंपनी में शेयर होल्डर के डायरेक्शन पे काम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे। पार्टनरशिप फर्म में भले हमने मैनेजर अपॉइंट किया है, बट डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? पार्टनर्स। बराबर है। तो अल्टीमेटली वो सिर्फ मुखिया है जिसके तहत काम किया जा रहा है। डिसीजन मेकिंग का पावर सभी किसके पास है? पार्टनर्स के पास। समझे मेरी बात? तो ये देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी? पहला, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब रजिस्टर्ड, करेक्ट है। दूसरा, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल और आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, इस पे बात नहीं की हमने। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, सेपरेट प्रॉपर्टी, एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, एंड सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। लिखो आप नीचे।
पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. Incorporated association incorporated association हाँ देखो, लिखा, कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट. जैसे आप इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करते हो, दोनों दिन नहीं करते, वैसे कंपनीज आरओसी के पास जाके रजिस्टर करेगा. करेक्ट है बात, अपना पेपर वर्क देगा, सबमिट करेगा. सेकेंड पॉइंट लिखना, आर्टिफिशियल पर्सन. लिखो, आर्टिफिशियल पर्सन लिखा, क्या लिखा है, अ कंपनी इज क्रिएटेड विद द सैंक्शन परमिशन ऑफ लॉ एंड इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, देयरफॉर इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल. Since it is clothed with certain rights and obligation, it is called as a person. नीचे एक ना थर्ड पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी. ये पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, सब मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद ही. सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें कोई लिखना नहीं है, सिर्फ हेडिंग लिखना है. सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स इट, कुछ नहीं लिखना है. मैं पढ़ाऊंगा इसको, नहीं पढ़ाया मैंने. सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद नेक्स्ट आएगा लिमिटेड लाइबिलिटी. नहीं नहीं, न्यू हेडिंग आएगा. लिमिटेड लाइबिलिटी, जगह नहीं छोड़ना है. लिमिटेड लाइबिलिटी, 2 मिनट रीड करो. लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या लिखा है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इन अ कंपनी इज नॉर्मली लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ कंपनी. जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना आपकी जिम्मेदारी है. द पर्सनस एसेट विल नॉट बी लाइबल, पर्सनल एसेट विल नॉट बी लाइबल फॉर द पेमेंट ऑफ एनी क्रेडिटर. अगर ऐसा रहता तो यस बैंक के सारे शेयर होल्डर के घर बेचे जाते, उनसे पैसे लेते, फिर सारे क्रेडिटर को पैसा दिया जाता. अरे हाँ कि नहीं? बट ऐसा हुआ क्या? शेयर होल्डर के प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाया हमने. समझे मेरी बात? लिखो ये.
हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी, यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है, नाउडेज ऑप्शनल, हर जगह कॉमन सील नहीं यूज करना है। कंपनी के बिहाफ पे उनके बोर्ड ने साइन किया तो भी कंपनी ने साइन किया ऐसा माना जाएगा। लिखो कॉमन सील। कॉमन सील लिखा, हो गया? अरे हुआ क्या? कॉमन सील के बाद परपेचुअल एग्जिस्टेंस, देखो क्या लिखा है, डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ मेंबर्स, लीव द कंपनी अनअफेक्टेड। कोई कंपनी पे फर्क नहीं पड़ेगा, मेंबर्स की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी आ गई, रिटायरमेंट हो गया, वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, लिखो परपेचुअल एग्जिस्टेंस। हुआ क्या? हो गया, परपेचुअल एग्जिस्टेंस सबका हुआ है। उसके बाद सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इंडिविजुअल की। कंपनी की प्रॉपर्टी ओनर यूज नहीं कर सकते, शेयर होल्डर यूज नहीं कर सकते। सेपरेट प्रॉपर्टी,
हुआ क्या? अरे हुआ क्या? डन है? यू न्यू टू द क्लास? अब फर्स्ट डे? हाँ ठीक है। उसके बाद इतना लिखा है सेपरेट प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट लिखता है बेटा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल और नॉट? यस, ओनली प्राइवेट कंपनी आर सब्जेक्ट टू सर्टन रिस्ट्रिक्शंस और ट्रांसफरेबिलिटीज। हुआ क्या? नेक्स्ट separation of ownership and management. Separation of ownership and management. डन है? तो नाउ हमें सेपरेट लीगल एंटिटी समझना बेटा। क्या समझना है? सेपरेट लीगल एंटिटीज। सही, ये होता क्या है? देखो कंपनी में ना या पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म कुछ कर रहा है, पार्टनर लायबल है। पार्टनर कुछ कर रहा है, फर्म लायबल है। इट इज वन एंड द सेम। सब मतलब फर्म ने लोन लिया, पार्टनर को भरना पड़ेगा। पार्टनर ने लोन लिया, फर्म को भरना पड़ेगा। ओनर कंपनी वन एंड द सेम। बट कंपनी ने लोन लिया, शेयर होल्डर को भरने की जरूरत, और शेयर होल्डर ने लोन लिया, कंपनी को भरने की जरूरत। लॉ की नजर में कंपनी अलग, रिलायंस इंडस्ट्री अलग, और उसके ओनर्स अलग। उनका आपस में कोई इंटरैक्शन नहीं, ये आपस में कोई बाइंड नहीं कर सकता एक दूसरे को। समझेगा मेरी बात? कल उठ के रिलायंस ने प्रोडक्ट्स खराब बेचे तो ओनर को अरेस्ट करके लेके चले गए। समझे? मैं रिलायंस को ओनर था, मैं शेयर होल्डर हूं, तो मुझे उठा के लेके चले गए। अरे मतलब मैं अलग, कंपनी अलग। कंपनी कुछ करेगा मैं रिस्पॉन्सिबल है, मैं कुछ करूंगा तो कंपनी नहीं रिस्पॉन्सिबल है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो क्या लिखा है, अनलाइक इन पार्टनरशिप कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु कॉन्स्टिट्यूटेड। अब जैसे क्या होता है, अब मेरे पास क्लाइंट आते हैं, बोले सर मेरे को इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप खोलना है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ करता है तो ओनर लायबल है, ओनर कुछ करता है तो सोल प्रोप्राइटर लायबल है। बट कंपनी के केस में कंपनी अलग है और ओनर्स, समझे मेरी बात? ऑन रजिस्ट्रेशन द एसोसिएशन ऑफ पर्सन बिकम्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट बॉडी, सेपरेट पहचान, सेपरेट उसकी आइडेंटिटी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक अलग एंटिटी है, उसके ओनर अलग है। लॉ की नजर से देखो, कल रिलायंस ने गलत गुड्स बेचे तो ओनर लायबल नहीं है। कल रिलायंस ने लोन लिया, ओनर लायबल नहीं है। ओनर ने लोन लिया, रिलायंस लायबल नहीं है।
रिलायंस ने कल उठकर मार्केट एक्सपोर्ट चालू किया तो ओनर इज नॉट फॉर द सेम। समझे मेरी बात? तो जो रिलायंस रिलायंस है, टाटा टाटाज है। समझे मेरी बात? लोग भले लोग बोलते नहीं रतन टाटा और टाटा मोटर एक ही है, नहीं, लॉ बोलता है टाटा मोटर अलग है, रतन टाटा अलग है, इसको मिक्स मत करो। कल टाटा मोटर ने पैसे नहीं दिए तो रतन टाटा रिस्पॉन्सिबल है, और रतन टाटा ने पैसे नहीं दिए तो टाटा मोटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसको एक लैंडमार्क केस के थ्रू समझा है, वेरी सिंपल केस, डोंट वरी। करेक्ट? तो लिखो नीचे हेडिंग फिर से, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, उसमें लिखना अनलाइक पार्टनरशिप, अनलाइक पार्टनरशिप company is distinct from the person, company is distinct from the person who constituted, सो मतलब क्या? ये लैंडमार्क केस है, वेरी सिंपल इजी, बहुत कॉमन केस लॉ है, हर बुक में सीए में हर जगह पे ये बुक में डाला हुआ है। ये एक केस लॉ है। क्या होता है इसमें? मिस्टर सैलेमन क्या करता था? बूट मैन्युफैक्चरिंग, ओके, और बूट मेकिंग कर करके बेचता था, अच्छा बिजनेस चल गया, उसका एक अच्छा खासा बिजनेस खड़ा हो गया। अब उसने कंपनी बनाई और ये कंपनी को पूरा बिजनेस बेच दिया। समझेगा मेरी बात? जैसे मैंने क्लासेस स्टार्ट किए, मैंने बहुत अच्छे लेवल का क्लास क्रिएट किया, ये क्लास को और ग्रो होने के लिए लोग और चाहिए, ओनर्स और चाहिए, तो मैंने कंपनी बनाई, मैंने मेरा पूरा गुडविल बिजनेस इस कंपनी को बेचा, कर सकता हूँ, बराबर है क्या नहीं? तो यहाँ पर सैलोमन बूट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, अब सैलोमन ने क्या किया? पूरा का पूरा बिजनेस वो कंपनी को बेचा और उसके अगेंस्ट उसने शेयर्स लिए, कैश लिया और डिबेंचर लिया। और जब मैं कुछ चीज़ दे रहा हूँ, जैसे मैं क्लासेस चला रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये बिजनेस मैं एक बड़ी कंपनी में लेके जाऊँ, वो कंपनी बनाओ और उसमें करूँ, अब ये बाकी लोग भी ओनर बनेंगे, पैसा आएगा, एक्सपेंशन करेंगे। समझेगा मेरी बात को? करेक्ट है? तो मैंने क्या किया? मेरा बिजनेस एक कंपनी बनाई, उसको बेचा और लोगों को बोला आओ तुम भी ओनर बनो, पैसे लगाओ कंपनी में। करेक्ट है? तो मैंने जब बिजनेस बेचा तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो मैंने इन रिटर्न शेयर्स लिए, इन रिटर्न डिबेंचर्स लिए और कैश लिए, तीनों लिया। थोड़ा पैसा डिबेंचर में, थोड़ा पैसा शेयर्स का लिया और थोड़ा मैंने कैश लिया। देखो रीड करो क्या लिखा है। मिस्टर सैलोमन वॉज कैरिंग ऑन अ बूट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर। He sold his business in pound 38,872 to the company formed by him along with his wife, daughter and 4 sons. अपने घर के लोग को ओनर बना दिया उस कंपनी के। पहले अकेला था, अब 7 लोग ओनर बन गए, वो खुद, वाइफ, डॉटर एंड 4 सन, 7 लोग गए। उसके अगेंस्ट उसको क्या मिला? देखो, फुल्ली पेड शेयर्स 20,000 पाउंड के, डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय प्रॉपर्टी 10,000 पाउंड और कैश बैलेंस समथिंग, तो 38,000 पाउंड के आसपास रफली वो एक ये है, करेक्ट? 38,000 समथिंग समथिंग इतना पैसा उसको मिला। अब देखो, उसने अब वाइफ और डॉटर के नाम पर एक एक शेयर दिया और चारों बेटों के नाम पर एक एक शेयर दिया और बाकी सारे शेयर अपने पास रखे। सपोज 20,000 शेयर है, वाइफ को एक शेयर, बेटी को एक शेयर, 4 बेटों को 4 शेयर, 6 शेयर चले गए। 19,994 शेयर उसने अपने पास रखे, मतलब पूरी पावर अपने पास रखी। तो ऐसा क्यों किया? कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए, 7 लोग खड़े कर दिए और पब्लिक कंपनी के अंदर 3 डायरेक्टर, खुद को एमडी बना लिया और 2 बेटों को काम पे लगा दिया, तू डायरेक्टर। समझेगा मेरी बात? तो कंपनी ग्रो कर रहे थे, ऐसा नहीं है, वो लोग एक्सपैंड कर रहे थे। हर लाइफ का साइकिल होता है, पहले स्टैग्नेंट, ग्रोथ, कॉन्स्टेंट, डिक्लाइन। तो अभी वो ग्रोथ स्टेज पे है, तो उन्हें कंपनी बना ली और कन्वर्ट कर लिया। अभी एकेडमी भी एक पहले सोल प्रोप्राइटरशिप था, कंपनी में कन्वर्ट हो गया। समझे मेरी बात? तो ऐसा होता है, ये बिजनेस ग्रोथ होती है, करेक्ट? अब क्या हुआ? चला 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 बिजनेस बंद हो गया। एक टाइम आता है ना हर चीज का, हर टाइम का फेज होता है। बी रेडी फॉर, मैंने बोला आपको, बी रेडी फॉर द रेनी डेज, आई टेल, करेक्ट है ना? बोला है मैंने, ये वर्ड्स मैं हमेशा बोलूंगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद आए, करेक्ट है? रेनी डेज वाला मैंने बोला था,
मैंने आपको बोला था एंड क्या करता है, रेनी डेज के लिए खाना तैयार रखता है अपने, कि भाई बाहर नहीं निकल सकते, तो रेनी डेज की तैयारी नहीं थी इनकी। जब कंपनी बंद की तो कंपनी के पास सिर्फ एसेट जो है वो 6050 पाउंड का है, और कंपनी का पैसा देना बाकी है 18000 पाउंड, पैसे कम पड़ रहे हैं। कंपनी का एसेट कितना है 6050 पाउंड, और कंपनी के पास एसेट की लाइबिलिटी कितनी है 18000, जिसमें से सैलेमन का खुद का 10000 पाउंड बाकी, जो डिबेंचर लिए थे उसने, याद आ रहा क्या? और बाहर वाले क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, इनका 8000 पाउंड बाकी है। अभी प्रॉब्लम ये हो गई, अदर क्रेडिटर्स बोल रहे हैं सैलेमन कंपनी तो एक ही है, सैलेमन ही कंपनी है, तो उसको पैसा बाद में दो, पहले हमें पैसा दो। सैलेमन बोल रहा पैसा पहला मैं लूंगा, अदर क्रेडिटर बोल रहे हम लेंगे, तू और कंपनी तो एक ही है। ये मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला भले सैलेमन ओनर है बट कंपनी अलग, ओनर अलग, और सैलेमन डिबेंचर होल्डर भी है, तो पहला प्रेफरेंस सैलेमन को मिलेगा, भले वही कंपनी का मालिक है। सर नहीं समझे सर? समझो, रिपीट कर रहा। सपोज टाटा मोटर के अंदर रतन टाटा का 60% शेयर है, और रतन टाटा ने 100 करोड़ रुपए डिबेंचर में दिए, कंपनी बंद करनी पड़ी, और आप लोग दूसरे क्रेडिटर हो जिनका 15 करोड़ बाकी है, तो आप बोल रहे हो वो रतन टाटा कंपनी एक ही है, हमारा पैसा पहला दो। रतन टाटा बोलता सेपरेट लीगल एंटिटी, मैं अलग कंपनी अलग, मेरे भी तो पैसे अटके ना कंपनी में, मैं भी तो डिबेंचर होल्डर हूं। बोले तुम मालिक हो, अरे मैं शेयर होल्डर हूं बट कंपनी अलग है, तो लॉ बोलेगा डिबेंचर्स का पैसा पहला दो। समझे क्या मेरी बात? रतन टाटा को अपना पैसा पहला मिलेगा, डिबेंचर वाला, शेयर्स का नहीं, फिर अदर क्रेडिटर्स, और फिर शेयर होल्डर। तो यहां पर सैलेमन भी वही हो रहा है ना, सैलेमन ओनर भी था और सैलेमन डिबेंचर होल्डर भी है। तो अब मुझे बताओ कोर्ट केस किसके फेवर में जाएगा? सैलेमन। क्यों? सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनर एंड द कंपनी आर नॉट द सेम। समझे क्या मेरी बात? बट अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर ने कैपिटल भी दिया और लोन भी दिया, भले लोन दिया होगा बट पहले अदर क्रेडिटर को देना पड़ेगा। फॉर्म एंड द पार्टनर आर वन एंड द सेम, अदर क्रेडिटर को देना पड़ेगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को देना पड़ेगा, फिर पार्टनर को लोन का पैसा मिलेगा, फिर उनको क्या मिलेगा? कैपिटल। समझे क्या मेरी बात? नहीं, कोई बात नहीं, देखो फिर से। सैलेमन कौन था? सोल प्रोप्राइटर। सैलेमन क्या करता है? बूट मैन्युफैक्चरिंग। सैलेमन ने क्या किया? बिजनेस बेचा। किसको बेचा? एक कंपनी जो उसने खुद ने बनाई। किसके साथ बनाई? वाइफ, डॉटर एंड 4 सन। तो ऐसे कितने लोग हो गए? 7। और उसको इन रिटर्न क्या मिला कंपनी से? 20,000 पाउंड के शेयर्स, 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स और 8,000 पाउंड का कैश। उसने कितना टोटल वर्थ ले लिया? 38,000 पाउंड्स के आसपास। अब उसने क्या किया? खुद को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, बाकी 2 बेटों को डायरेक्टर बनाया। कंपनी चलने के बाद बंद हुआ, बंद पर कंपनी के पास कितना एसेट है? 6050, और कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है? 18,000 पाउंड। 18,000 में से 10,000 पाउंड अनसिक्योर्ड नहीं, सिक्योर्ड है, और किसकी तरफ बाकी है? सैलेमन, वो ओनर भी है और डिबेंचर होल्डर भी है। और अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना बेटा? 8,000 पाउंड। मुझे बताओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए डिबेंचर होल्डर को? डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर। भले सैलेमन खुद ओनर भी है और डिबेंचर होल्डर भी है, बट उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। बस ये केस है, लिखो ये। सैलेमन वर्सेस सैलेमन एंड कंपनी लिमिटेड, हेडिंग सैलेमन वर्सेस सैलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। ऑरेंज ब्लॉक लिखना है, सैलेमन अंकल नहीं बनाने, ठीक है ना? और नीचे का लिखना है, ब्लू ब्लॉक लिखना है।
राइट, आगे ऑरेंज ब्लॉक लिखना है. लिखा. सिर्फ ऑरेंज ब्लॉक लिखना, डायग्राम नहीं बनाना है. जब ड्राइंग वगैरह करोगे. शुड आई प्रोसीड? आगे लिखना आप है. कंपनी ऑलमोस्ट इमीडिएटली रन इनटू डिफिकल्टीज. प्रीवियस स्लाइड बाकी है. Company almost immediately run into difficulties and eventually became insolvent. And eventually became insolvent. And eventually become insolvent. And the winding up commenced. Company almost immediately run into difficulties and eventually become insolvent and the winding up commenced. Winding up commenced. The financial position of the company was as follows. The financial position of the company was as follows. The financial position of the company was as follows. पहला, total asset pound 6050. Total asset pound 6050. Total asset कितना था? 6050 pound. Right? Leave a line. Total liability. Total liability. उसके अंदर पहला secured debenture bracket में held by Salomon. टोटल लाइबिलिटी के अंदर पहला सिक्योर्ड डिबेंचर हेल्ड बाय सैलेमन पाउंड 10,000. सिक्योर्ड डिबेंचर हेल्ड बाय सैलेमन पाउंड 10,000. उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पाउंड 8,000. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पाउंड 8,000. इज इट राइट? अब ये देखो, पढ़ते हैं, लिखना नहीं है. एक मिनट, लिख रहे क्या? हो गया यहाँ तक? 2 मिनट अभी सामने देखना बेटा, ध्यान देना. नहीं भी लिखा होगा तो टेंशन नहीं, तो ध्यान देना. क्या क्लेम हुआ कोर्ट के सामने? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर क्लेम्ड दैट द होल ऑफ द कंपनी इज एसेट. वो बोल रहे हमारा एसेट है, कंपनी एसेट पर हमारा अधिकार है. ऑन द ग्राउंड दैट, कौन से बेसिस पर? ऑन द ग्राउंड दैट Salomon was carrying on business in the name of Salomon and company and the company was mere agent of Salomon. कंपनी और Salomon एक ही है, उनका बोली कर दिया, और उस बेसिस पर जो एसेट बच गया उस पर हमारा अधिकार है. कोर्ट बोलता है डिसीजन Salomon and company is different from the member, that is Salomon. The debenture held by them shall be paid in priority to the unsecured creditor. पहले डिबेंचर जो है वो पहला प्रायोरिटी में पे करना पड़ेगा. तो सिर्फ डिसीजन लिखोगे. क्या लिखोगे? क्लेम नहीं लिखोगे. राइट डाउन डिसीजन.
चलेगा। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में 9 कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, करेक्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और उसके ऊपर एक केस लॉ हमने देखा सेपरेट लीगल एंटिटी पर, सैलिवन वर्सेस सैलिवन। विल स्टॉप फॉर द डे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू।